10,169 किलोमीटर यह दूरी है अमेरिका और ईरान के बीच में। फिर भी इनके बीच शत्रुता है। दो पड़ोसी राष्ट्र एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं। भारत का चीन के साथ संबंध, भारत का पाकिस्तान के संबंध, ऐसे संबंध भौगोलिक कारणों से एक दूसरे को शत्रु बना देते हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के परिप्रेक्ष्य में ये बात सत्य नहीं है। इनके बीच में भौगोलिक रूप से काफी दूरियां हैं, 10,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी है। फिर भी ये एक दूसरे के शत्रु क्यों है? जाहिर सी बात है कि इसका कारण भौगोलिक नहीं हो सकता। मैं नीरज श्रीवास्तव सुप्रीम अनुष्का के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ईरान और अमेरिका के बीच का संबंध है। आज मैं ईरान और अमेरिका के बीच के संबंधों की व्याख्या आपके सामने करने जा रहा हूं और ये बताने जा रहा हूं आपको कि क्यों ईरान और अमेरिका एक दूसरे के शत्रु बने हैं। तो जब ये एक दूसरे के पड़ोसी राष्ट्र नहीं है तो जाहिर सी बात है भौगोलिक कारण सत्ता का कारण नहीं बन सकता, बल्कि इसका कारण आर्थिक है। वो आर्थिक कारण है जिसके कारण से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। अब इसको समझने के लिए आपको इसके इतिहास में जानना होगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1918 में जाकर समाप्त हुआ। सेकेंड विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ जो 1945 में समाप्त हुआ। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में बहुत से परिवर्तन आए इस दुनिया में। उन्हीं परिवर्तनों में से एक मिडिल ईस्ट एशिया में तेल कंपनियों की खोज थी। ईरान में भी उसी दौरान तेल कंपनियों ने तेल कुओं की खोज किया और ईरान में जिस कंपनी ने तेल कुओं की खोज किया था वो ब्रिटेन की कंपनी हुआ करती थी जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के नाम से जाना जाता था। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने वहां पर तेल की खोज किया और आने वाले समय में ईरान की अर्थव्यवस्था तेल आधारित अर्थव्यवस्था बन गई। ईरान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित हो गई। इसी कारण से ब्रिटिश सरकार का कहीं न कहीं प्रभाव ईरान के ऊपर देखने को मिल रहा था। इसके इतिहास के पन्नों पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये हमारा टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों पर है, तो वहीं से मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूं आपके सामने। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और लगभग सभी जितने भी उपनिवेश थे वो 1945 से 50 के बीच में आजाद हो गए। ब्रिटेन ने भी लगभग अपने सभी उपनिवेशों को उसी दौरान आजाद कर दिया। यानी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था। ईरान पर भी इसका दबाव था। उस समय ईरान में पहलवी वंश का शासन हुआ करता था और वहां का रजा शाह पहलवी, मोहम्मद रजा शाह पहलवी वहां का शासक था। रजा शाह पहलवी ब्रिटेन और अमेरिका का पिछलग्गू था उस समय, लेकिन उसके ऊपर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व आ गया, दबाव आया, अंतरराष्ट्रीय दायित्व आया। इस कारण से 1949 में पहलवी ने ईरान में एक संविधान लागू किया। इस संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री पद सृजित किया गया और यहां से प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति होना प्रारंभ हो गया। लेकिन पहलवी के मन में कभी भी ये बात नहीं थी कि वह लोकतांत्रिक तरीके से शक्तियों का बंटवारा करे, यानी वो प्रधानमंत्री के पद को कभी भी शक्तिशाली नहीं बनाना चाहता था। 1949 से लेकर 1953 के बीच में छोटे मोटे कार्यकाल के लगभग 7 प्रधानमंत्री आए। उन्हीं प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री 1952 में आया जिसका नाम था मोहम्मद मोसाद्दिक। मोहम्मद मोसाद्दिक ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईरान की पेट्रोलियम कंपनी के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया। इस राष्ट्रीयकरण का सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन के ऊपर पड़ने वाला था क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी वहां पर कार्यरत थी। ब्रिटेन ने इस राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, यह कहते हुए विरोध किया कि मेरी कंपनी का राष्ट्रीयकरण आप नहीं कर सकते हैं। जवाब मेरा कि कंपनी भले आपकी हो, तेल हमारा है, हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट कर दिया, यानी लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर सारी शक्ति फिर से शाह पहलवी के हाथ में डाल दिया। इसी कारण से ईरान में एक पूरी तरह से भूचाल आ गया। ईरान की जनता ने पहलवी का विरोध करना शुरू कर दिया। उसी समय
विश्व के मानचित्र पर, स्पेशली ईरान की बात करूं तो एक चमत्कारिक नेता की उत्पत्ति होती है जिसका नाम था अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। मैं खुमैनी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि खुमैनी के जो दादा हुआ करते थे ये सैयद अहमद मसूबी थे। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के निवासी थे। 1830 में ये अवध के नवाब के साथ इराक और ईरान की धार्मिक यात्रा पर गए, जहां पर एक खुमैनी नामक गांव में रुके, लेकिन दोबारा ये कभी इंडिया वापस लौटकर नहीं आए। इनकी अगली पीढ़ी और उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी में अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का जन्म होता है। इस पीढ़ी ने खुमैनी गांव के नाम पर अपना सरनेम बना लिया और तब से अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नाम से ये जाने जाने लगे। इनके ऊपर पहलवी की नजर हमेशा तिरछी रही है और जिस समय ईरान में ऐसा आंदोलन चल रहा था उस ईरान के आंदोलन का नेतृत्व खुमैनी ही कर रहे थे। खुमैनी के ऊपर पहलवी ने कई बार इस प्रकार के आरोप लगाए कि वह ईरान के हितों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वह एक भारतवंशी है और उसे ईरान की संस्कृति और कल्चर के बारे में पता नहीं है। लेकिन ईरान की जनता कभी भी पहलवी के बहकावे में नहीं आई। ईरान की जनता को हमेशा ऐसा लगता रहा कि आज की डेट में पहलवी जो है वह अमेरिका परस्त सरकार चला रहे हैं और अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में नीतियां बना रहे हैं। विरोध और विद्रोह बढ़ता जा रहा था खुमैनी के नेतृत्व में। 1963 में पहलवी ने एक श्वेत क्रांति को जन्म दिया। इस श्वेत क्रांति अमेरिका और यूरोप के तर्ज पर बनाई गई एक 6 सूत्री कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम के द्वारा ईरान में कुछ सुधार किए जाने थे। लेकिन ईरान की जनता ने इसका तीव्र विरोध किया क्योंकि उसका कहना था कि यह संपूर्ण जो सरोकार है वह अमेरिका और यूरोप से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। इसका नेतृत्व खुमैनी कर रहे थे और परिणाम स्वरूप रजा साहब पहलवी ने 1964 में खुमैनी को देश से निर्वासित कर दिया। खुमैनी ने अपने निर्वासन का काल ग्रीस, इटली और फ्रांस में काटा। अधिकतर समय उनका फ्रांस में बीता, लेकिन उन्होंने ईरान की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को कायम रखा और वहीं से अपने आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रांस में रहकर खुमैनी ने ईरान की जनता को अपने अनुसार संचालित किया और यह विद्रोह कभी भी दबने नहीं पाया। घटना है 1973 की। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत नीचे चली गई, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था भी बहुत चरमरा गई। इसका संपूर्ण दायित्व जो है वह पहलवी के ऊपर आ गया। ईरान की जनता को ऐसा लगने लगा कि पहलवी की जो श्वेत क्रांति वाली नीति थी उसी का परिणाम है कि आज देश की आर्थिक व्यवस्था यहां पहुंच गई है। लोगों ने और तीव्र विरोध करना शुरू कर दिया और परिणाम यह हुआ उसके 5 साल बाद 1978 में ईरान की राजधानी तेहरान में एक चौक के पास हजारों की संख्या में ईरानियों ने इकट्ठा होकर उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह अशांतिपूर्ण और हिंसात्मक प्रदर्शन हो गया। मजबूर होकर रजा साहब पहलवी ने मार्शल लॉ लगा दिया ईरान में। मार्शल लॉ एक प्रकार का कानून होता है जो कानून वहां पर सैनिक शासन को जन्म दे देता है, लेकिन ईरान की उग्र जनता का विद्रोह इस कदर काबिज हो चुका था कि वहां का सैन्य शासन भी इसे रोक नहीं पाया। अंत में शाह पहलवी को अपनी जान पर ही खतरा महसूस होने लगा और उसने देश को छोड़ने का निर्णय कर लिया। घटना है 16 जनवरी 1979 की। 16 जनवरी 1979 को पहलवी ने विपक्ष के एक नेता शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री का पद देकर स्वयं जो है अपने पूरे परिवार सहित अमेरिका चला गया, अपनी जान बचाकर अमेरिका चला गया। शापोर बख्तियार उस समय संपूर्ण शक्ति के साथ ईरान में प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गए, लेकिन उन्हें नेक्स्ट डे ही पता चल गया कि यह कांटों का सेज है। ये कोई फूलों का सेज नहीं है बल्कि एक कांटों का सेज है। ईरान की जनता का तीव्र विद्रोह, यह विरोध उनसे ईरान की जनता उस बख्तियार से यह चीज चाहती थी कि वह
फ्रांस में बैठे हुए खुमैनी को वापस बुला लें। इस दबाव में आकर अपने 16 जनवरी के बाद उन्होंने 12 फरवरी को, यानी उसी दिन 12 फरवरी 1979 की बात कर रहा हूं, 12 फरवरी 1979 को खुमैनी को फ्रांस से ईरान वापस बुला लिया। खुमैनी ने आते ही अपनी तरह का प्रदर्शन शुरू कर दिया और खुद जो है सापोर बख्तियार जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस प्रकार से उसके ठीक 4 दिन बाद, यानी 12 फरवरी के बाद 16 फरवरी 1979 को उनको खुमैनी ने एक दूसरा प्रधानमंत्री देश के अंदर नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था बंदरगान। बंदरगान को जो है एक दूसरा प्रधानमंत्री बना दिया। इस प्रकार से ईरान के अंदर एक ही समय में 2 प्रधानमंत्री हो गए। उसके ठीक 4 दिन बाद की घटना है, यानी कि घटना है 20 फरवरी 1979 को, जब ईरान की इंपीरियल गार्ड्स जो पहलवी के समर्थक हुआ करते थे, और जबकि ईरान का एयरफोर्स वह खुमैनी का समर्थक बन चुका था, यानी कि अब इंपीरियल गार्ड्स और एयरफोर्स के बीच में आपस में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। इस संघर्ष में एयरफोर्स जीत जाता है और इस प्रकार से पहलवी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है ईरान से। अब संपूर्ण नेतृत्व जो है वह खुमैनी के हाथ में आ गया। खुमैनी ने 20 अप्रैल 1979 को ईरान में एक जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह करवाने के पश्चात उसने ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। आपको पता होगा कि ईरान शिया बाहुल्य देश है, ठीक है। तो 20 अप्रैल 1979 की घटना मैं आपके सामने बता रहा हूं कि उस समय एक जनमत संग्रह के पश्चात ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और उसी दिन उसी जनमत संग्रह में खुमैनी को ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। खुमैनी ने प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया, और प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके वहां पर राष्ट्रपति के पद का सृजन किया। और पहले जो है राष्ट्रपति के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई थी वो अली खामेनेई थे। अली खामेनेई वही व्यक्ति थे जो 1964 में खुमैनी के साथ फ्रांस निर्वासित किए गए थे, यानी कि वह भी खुमैनी के साथ साथ ही निर्वासन का काल काट रहे थे। वह राष्ट्रपति चुने गए अली खामेनेई, और खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने। उसी समय एक घटना घटती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे। अमेरिकी जनता, ईरान की जनता अमेरिका से यह मांग कर रही थी कि वह पहलवी को शरण ना दें और पहलवी को ईरान वापस प्रत्यर्पित कर दें, लेकिन जिमी कार्टर इसके लिए तैयार नहीं थे। वो पहलवी को अमेरिका में रखना चाहते थे और वो उसे वहां नहीं लाना चाहते थे, ईरान नहीं भेजना चाहते थे। इसका परिणाम ये निकला कि ईरान के कुछ छात्रों ने अमेरिकी एम्बेसी के 52 लोगों को एम्बेसी के अंदर ही कैद कर दिया। 52 लोगों को कैद कर दिया और लगातार इस बात की मांग करते रहे जब तक पहलवी को वापस ईरान नहीं भेजा जाता है तब तक इन 52 कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मामला काफी लंबा खिंच गया। पहलवी 1980 में मिस्र आ गए, वहीं 80 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के साथ ये मामला भी समाप्त हो गया, लेकिन उन 52 लोगों को अभी भी ईरानियों ने छोड़ा नहीं था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है। अब नए राष्ट्रपति के रूप में रोनाल्ड रीगन का चयन होता है। रोनाल्ड रीगन के आग्रह पर 422 दिनों के पश्चात उन 52 अमेरिकियों को जाने दिया गया। ये सारे तत्कालिक कारण थे जो अमेरिका और ईरान के बीच में मतभेद की स्थिति को पैदा कर रहे थे। इतनी दूरियां इनके बीच में बढ़ी। खुमैनी के नेतृत्व पाते ही अमेरिका और ईरान के बीच में इतनी दूरियां बढ़ी कि 1979 में अमेरिका ने अपने संपूर्ण राजनयिक संबंध ईरान से तोड़ लिए। इसके बाद अब अमेरिका को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं इराक के राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन को अप्रोच करना चाहा। सद्दाम हुसैन के दिमाग में यह लाइन डाली गई कि जिस प्रकार से एक इस्लामिक क्रांति होकर लोकतंत्र की व्यवस्था ईरान में बहाल हो गई है, ये आग इराक तक भी पहुंच सकती है, नहीं तो कुछ आपको करना पड़ेगा। इसी कारण से सद्दाम हुसैन ने ईरान पर 1980 में हमला कर दिया। उस हमले में अमेरिका ने इराक का साथ दिया,
यहां तक कि अमेरिका का घोर विरोधी रूस भी, यानी कि यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, रूस भी वो भी इराक के साथ खड़ा हो गया और लगातार 8 साल तक युद्ध चला। 1980 से लेकर 1988 तक युद्ध चला। उस युद्ध में दोनों ही पक्षों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और इराक को भी काफी नुकसान हुआ। अमेरिका को कोई भी लाभ नजर नहीं आया। अंत में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और अमेरिका किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाया। घटना उसी साल की है, 1988 की घटना है कि ईरान के एक यात्री विमान को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 290 आदमी मारे गए, उसमें 10 भारतीय भी थे। ईरान ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उठाया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भी अमेरिका का दबाव था। अंत में अमेरिका ने किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भी नहीं की और ना ही कभी यह मानने को तैयार हुआ कि उसने जो है कि जानबूझकर ईरान के इस जहाज को मार गिराया है। तल्खियां बढ़ती चली जा रही थी और इसी बीच में जो है खुमैनी को अपने यहां न्यूक्लियर पावर बनने का मौका मिल गया। खुमैनी ने अपने देश के अंदर नाभिकीय शक्ति के प्रचार यानी कि प्रसार करने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से 1989 में खुमैनी की मृत्यु हो गई। 1989 में खुमैनी की मृत्यु हो जाने के बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अली खामनेई जो है वह खुमैनी के स्थान पर ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए और उन्होंने खुमैनी के नेतृत्व में दिए गए जो भी दिशा निर्देश थे उनका पालन किया और अंदर ही अंदर गुप्त रूप से वहां पर परमाणु कार्यक्रम अपना प्रारंभ कर दिया। हम जानते हैं कि दुनिया में एक एजेंसी होती है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक एजेंसी होती है जो दुनिया भर के परमाणु सामग्री और परमाणु जितने भी टाइप के जो भी आइटम्स होते हैं उनकी जो है कि सर्विलांस करता है। IAEA को भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि कुछ ऐसा ईरान के अंदर चल रहा है। इसकी जानकारी उसे जाकर 2002 में हुई, जब उसने इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को बताया कि ईरान परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में आ चुका है। इस प्रकार से अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देशों ने, जिनको आप P5+1 की संख्या देते हैं, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य और जर्मनी को मिलाकर P5+1 का नाम दिया जाता है, यानी कि यूरोप और अमेरिका जैसे तमाम देशों ने ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक प्रतिबंध से जाहिर सी बात है कि ईरान की स्थिति खराब हो गई। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने को तैयार नहीं था, आर्थिक प्रतिबंध को झेलने को भले तैयार हो गया। यह आर्थिक प्रतिबंध का सिलसिला चलता रहा। इसके पश्चात 2015 में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक जो है संधि समझौता किया, परमाणु समझौता ईरान के साथ किया। उस परमाणु समझौते के साथ क्या हुआ कि आने वाले समय में ईरान ने अपने हरदयता को छोड़ा और उनके बीच में लगने लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच का जो ये संबंध है अब नॉर्मल हो जाएगा और पटरी पर आ जाएगा। लेकिन उसी के अगले साल 2016 में जब राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का निर्वाचन होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रीटमेंट को जो भी ट्रीटी इन लोगों के बीच में हुई थी, जो भी संधि इनके बीच में हुई थी, उसको रद्द कर दिया। रद्द करने का ये परिणाम निकला कि फिर से तनाव अपनी सतहों पर आ गया और फिर से दुनिया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं आज अमेरिका और ईरान के संबंधों की चर्चा आपके सामने कर रहा था, जहां पर बता रहा था कि इनके बीच के संबंध क्या हैं। अब मैंने ये आपको नहीं बताया इस वीडियो में कि वह जो 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, वो परमाणु समझौता क्या था एक्चुअल में, किन शर्तों पर ईरान राजी हुआ था और किन शर्तों पर अमेरिका राजी हुआ था। इसकी चर्चा मैंने आपके सामने नहीं किया, क्योंकि ये ईरान के जो संबंध है, ईरान की जो चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, इसकी संरचना में मैंने ये मेरी पहला पार्ट है जिसमें मैंने केवल ईरान और अमेरिका के संबंधों को आपके सामने डिस्क्राइब किया है कि क्यों इनके बीच में तल्खियां आई। जाहिर सी बात है, तल्खी का मुख्य कारण क्या था कि अमेरिका को और ईरान को उस समय जब 1953 से पहले सस्ती कीमत पर पेट्रोलियम उपलब्ध हो जा रहा था, क्योंकि उस समय जो है पहलवी वंश का शासन हुआ करता था और रजा शाह पहलवी जो है अमेरिका का और ईरान और जो है कि यूरोप का सरपरस्त हुआ करता था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के पश्चात ऐसा नहीं हो पाता, यानी कि कुल मिलाकर ये आर्थिक कारण थे जिन कारणों के से अमेरिका और ब्रिटेन जो है वह स्पेशली ईरान के शत्रु बन गए। तो कारण तो आर्थिक ही रहा, लेकिन आने वाले समय में
ईरान के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, इस आर्थिक प्रतिबंध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और वो परमाणु डील क्या थी, और अमेरिका जैसे देश किस प्रकार से अपने हितों की साधना में लगे रहते हैं, जहां भी उनका लाभ है वहीं पर वो कार्य करते हैं। इस पूरे संदर्भ को मैं अपने दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा, परमाणु डील और साथ साथ अमेरिका की नीति के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। ये मेरा पार्ट 2 होगा कि अमेरिका की नीति कैसे 1953 के पश्चात 1953 में जब पहली बार सरकार का ईरान में तख्ता पलट किया गया था, तो यह अमेरिका का पहला प्रयास भले हो लेकिन अंतिम प्रयास नहीं था। अमेरिका ने आने वाले समय में तख्ता पलट को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया, और इसकी चर्चा मैं अपने सेकंड पार्ट में करूंगा, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु डील की चर्चा करूंगा। और मेरे तीसरे पार्ट में इस ईरान और भारत के बीच के संबंध किस प्रकार से प्रभावित हुए, या उनके बीच के संबंध क्या हैं और आने वाले कल में क्या हो सकता है, इसकी चर्चा मैं तीसरे पार्ट में करूंगा। तो ये 3 पार्ट में मेरा पहला पार्ट था, जहां मैंने ईरान के इतिहास को आज के मॉडर्न इतिहास के साथ जोड़कर बताने का प्रयत्न किया। तो ये प्रयास मेरा आपको कैसा लगा, ये वीडियो मेरा कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और मैं जो है नए वीडियोज आपके सामने रखूंगा, और आप उस नोटिफिकेशन के द्वारा अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। मैं बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वह जीएस के सेकंड पोर्शन पेपर में आता है, मेंस के पेपर में आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। तो जो लोग सिविल के लिए स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं वो इन वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दें, और ये जितने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मैं नीरज श्रीवास्तव इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।